ये स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे अपन, और स्ट्रेट लाइन में नॉर्मल फॉर्म को रिवाइज कर लेते हैं एक बार। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है? लेट्स सपोज कोई लाइन है, तो उससे हमने ओरिजिन से नॉर्मल खींचा जिसकी लेंथ p है, और ये वाला जो एंगल है क्लॉकवाइज में अल्फा, एंटी क्लॉकवाइज में अल्फा पॉजिटिव नापना है, तो इस केस में अल्फा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो ध्यान रखना ये अल्फा जो है एंगल वो इस नॉर्मल का है, और फिर हम लिख देते हैं इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल्स टू p। ये नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन, ठीक है। ये तो बात बताई हमें कि दो लाइन के बीच में एंगल अगर निकालना है तो एक्यूट एंगल इज गिवन बाय tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m1 m2 उसके रिस्पेक्टिव स्लोप्स हैं दो लाइन के, ठीक है। एक नया फॉर्मूला देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अ लाइन एंड अ पॉइंट। तो लिखो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। और ये बहुत आसान है, इसको याद भी रखना इम्पॉर्टेंट है। तो मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसकी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक पॉइंट है जैसे P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। तो हमें क्या करना है? हमें इस P पॉइंट से इसका डिस्टेंस लिखना है। तो ऑब्वियस सी बात है, कौन से डिस्टेंस की बात कर रहे होंगे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, ठीक है। इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि इस पॉइंट से हमने इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो इस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। और भी डिस्टेंस हो सकते हैं वैसे तो, लेकिन वो डिस्टेंसेस इस परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस से ज़्यादा ही होंगे, तो हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस d की बात कर रहे हैं। तो इसको किस तरीके से लिखना है? देखो d इज इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, इसका जो एक्सप्रेशन है इसके कोऑर्डिनेट इसमें रख दो, तो क्या हो जाएगा? ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाय, इक्वल टू 0 नहीं करना है, एक्सप्रेशन में रखना है, वैल्यू निकल के आएगी कुछ, और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x का कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y का कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और मॉड लगा दो। मॉड लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि हो सकता है नेगेटिव आ जाए वैल्यू, तो नेगेटिव वैल्यू आ गई तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए डिस्टेंस में मॉड लगा दिया। तो फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और ये पॉइंट है 1,5। तो ये डिस्टेंस निकालो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। तो देखो क्या, कुछ नहीं, डिस्टेंस इज नथिंग बट यहाँ पे हमें इसके कोऑर्डिनेट इसके एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 7 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये 7 प्लस 20 प्लस 3, तो 7 प्लस 20 प्लस 3 30, और ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 225,
यानी 5 to 6। दो पैरेलल लाइन्स हैं अगर, एक का स्लोप है, मतलब कोई इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा है ax प्लस बी वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पैरेलल है तो ये वाला पोर्शन सेम ही रहने वाला है, बस कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म है वो चेंज होगी। तो इनके बीच में डिस्टेंस अगर निकालना है तो दैट विल बी नथिंग बट c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। कैसे आया ये? तो कुछ नहीं है, एक पॉइंट मान लो सपोज यहाँ तुमने इमेजिन कर लिया x1, y1, ठीक है, और अब हम x1, y1 की इस लाइन से दूरी लिखेंगे अगर, तो कैसे लिखेंगे? d मस्ट बी इक्वल टू इसके कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन में सेटिस्फाई होने चाहिए, तो ax1 प्लस by1 प्लस c1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब देखो x1 y1 इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ax1 प्लस by1 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ax1 प्लस by1 माइनस c2 के बराबर है, तो इसकी जगह हम माइनस c2 लिख सकते हैं, तो इट विल बी c1 माइनस c2, तो वही आ गया। तो बस इतना याद रखना है। तो एक क्वेश्चन करो, find the distance between the lines 3x plus 4y is equal to 9 and 6x plus 8y is equal to 15. Find the distance between the lines 3x plus 4y is equal to 9 and 6x plus 8y plus is equal to 15. तो सबसे पहले ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल है क्या एक दूसरे के? तो बिल्कुल पैरेलल है। देखो यहाँ पे 3x है और 4y है, यहाँ पे 6x और 8y, तो प्रोपोर्शनल है। तो लेकिन हमने जो फॉर्मूला देखा था उसमें तो ये सेम कोफिशिएंट थे, a और a सेम थे, b और b सेम थे, लेकिन यहाँ सेम नहीं है। तो क्या करें, सबसे पहले सेम बना लेते हैं। तो इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 15/2। अब ये कोफिशिएंट सेम हो गए। अब c1 और c2 का डिफरेंस चाहिए बस हमें, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 9 माइनस 15/2, ये c1 माइनस c2 हो गया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 5। आंसर इज 9 by 18, 18 minus 15, 3/2, so 3/10, 0.3.
देखो if the line joining the 2 points, next question, if the line joining the 2 points A 2, 0 and B 3, 1 and B 3, 1 is rotated about A, is rotated about A in anti-clockwise direction by an angle of 15 degrees, so find the equation of line in its new position. तो क्या सिचुएशन है, 2 पॉइंट्स हैं, एक है A दैट इज 2, 0 और एक है B दैट इज 3, 1। तो ऐसे इनको ज्वाइन करके एक लाइन है, और क्या किया, A पॉइंट के अबाउट 15 डिग्री रोटेट कर दिया। तो A पॉइंट के अबाउट 15 डिग्री रोटेट कर दिया, तो ये नई लाइन बन गई, दिस इज 15 डिग्री। ये बात समझ आई? तो हमें इसकी इक्वेशन बतानी है कि इक्वेशन क्या होगी इस नई लाइन की। आया सिचुएशन समझ आई? अब सोचो क्या करेंगे। कोऑर्डिनेट्स तो चेंज हो जाएंगे, ये 3, 1 पता नहीं कहाँ पहुँच जाएगा, लेकिन ये यही का ही रहेगा। और इसमें हम ऐसे अप्रोच कर सकते हैं कि अगर किसी तरीके से हमें, लेट्स से ये हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस, किसी तरीके से ये वाला एंगल मिल जाए, तो हम ये वाला ओवरऑल एंगल 15 डिग्री ऐड करके ये वाला एंगल निकालेंगे, स्लोप मिल जाएगा उसका। तो इसका स्लोप मिल सकता है क्या? इसका मिल सकता है 2 पॉइंट फॉर्म से। तो इसका स्लोप क्या होगा, पहली वाली लाइन का m = 1 - 0 डिवाइडेड बाई 3 - 2, तो 1 है इसका स्लोप। मतलब ये वाला एंगल कितना था, 45 डिग्री, तो ये वाला कितना होगा, 60 डिग्री। मतलब अब इस लाइन का स्लोप पता चल गया हमें 10, 60 डिग्री यानी कि √3। स्लोप ऑफ दिस लाइन है √3, और इस पॉइंट से गुजर रही है, तो इक्वेशन लिख देंगे। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन y - 0 is equal to slope that is √3 x - 2। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ द स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट A 3, 2 passing through the point A 3, 2 is 3/4, slope is 3/4, then find the point
then find the point on the line which are 5 units away from point A. इस तरह मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार, फिर तुम दिमाग लगाना। इसमें क्या लिखा हुआ है, एक लाइन है जो ए से गुजर रही है 3/2 से, और उसका स्लोप भी दिया हुआ है। मतलब हमें इसकी इक्वेशन पता है ना, इसका स्लोप दिया हुआ है 3/4 और वो पॉइंट 3,2 से गुजर रही है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन विच आर 5 यूनिट्स अवे फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से 5 यूनिट अवे पॉइंट हमें बताना है। मतलब कि ए पॉइंट से 5 यूनिट इधर चल रहे हैं तो एक पॉइंट आएगा पी, तो ये बताना है। और इधर चले 5 यूनिट तो कोई पॉइंट आएगा क्यू, ये बताना है। ये सिचुएशन समझ नहीं, अब दिमाग लगाओ। तो शुरुआत करने के लिए हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं h, k। यही हमारा आंसर है, P के कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे। तो देखना h, k किसको सेटिस्फाई करेगा, इस लाइन को। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं सबसे पहले। लाइन की इक्वेशन है y - 2 इज इक्वल टू 3/4 x - 3। ये बात समझ में। तो h, k इसको सेटिस्फाई करना चाहिए क्योंकि उसी लाइन पे लाई कर रहा है। तो एक इक्वेशन बन गई हमारे पास कि P दैट इज h, k सेटिस्फाई L को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या होगा, इसकी जगह h, k रखना है। तो k - 2 इज इक्वल टू 3/4 h - 3। ठीक है। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके आंसर नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल हैं, k और h। एक ही होता तो आ जाता आंसर। इसका मतलब कोई और इक्वेशन चाहिए रहेगी। तो हम सोचते थोड़ा कि और क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है कि ये वाला जो स्लोप 3/4 है। तो अगर इस ट्राइंगल को ऐसे कंप्लीट कर लिया जाए, गौर से देखना, अगर इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर लिया जाए तो एक राइट ट्राइंगल बनेगा। ये वाली लेंथ कितनी होगी जिसमें h - 2 सॉरी k - 2 और ये क्या होगी h - 3। तो अब क्योंकि ये हमें पता है कि k - 2 और h - 3 एक रेक्टेंगल ये बना रहे हैं, राइट ट्राइंगल बना रहे हैं। तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। तो यहाँ से सेकेंड इक्वेशन लिख देंगे k - 2 का होल स्क्वायर प्लस h - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। यह समझ में।
अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई हैं और दो वेरिएबल हो गए, अब हो जाएगा सॉल्व। तो यहाँ से k-2 उठा सकते हैं, k-2 उठा के यहाँ रख सकते हैं पूरा का पूरा, मतलब k-2 उठाया और ये उठा के यहाँ रख लिया। तो देखना क्या बनेगा, ये बनेगा 3/4 h-3 का होल स्क्वायर प्लस h-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इसको इधर ले आए थोड़ा, तो h-3 का होल स्क्वायर आ गया कॉमन, बचा क्या, बचा 3/4 प्लस 1 इक्वल टू 25। अब सॉल्व करते हैं, तो h-3 का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 प्लस 7/4 इक्वल टू 25। तो h-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100/7। अब अंडर रूट लेंगे तो h-3 इक्वल टू प्लस माइनस 10/√7। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, h इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 10/√7। और k की वैल्यू क्या आ जाएगी, h-3 की जगह यहाँ प्लस माइनस 10/√7 के 7 लिख देंगे, तो k-2 इज इक्वल टू 3/4 h-3 यानी कि प्लस माइनस 10/√7। तो इट कम्स आउट टू बी, यहाँ पे k इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 5 और ये 2, 5 से 15/2√7, तो 15/2√7। ठीक है, h की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू आ गई। अच्छा, h की दो वैल्यूज आ रही हैं, k की भी दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या मतलब है इस बात का, तो देखो एक वैल्यू तो निकल के ऐसी आ रही है कि पहला कोऑर्डिनेट निकल के आ रहा है p, दैट इज 3 प्लस 10/√7, और इसका भी प्लस कंसीडर करेंगे तो 2 प्लस 15/√7, 15/2√7। और दूसरी वैल्यू q की निकल के आ रही है 3 माइनस 10/√7 और 2 माइनस 15/2√7, दोनों वैल्यूज निकल के आ रही हैं। ये बात समझ आ रही है? नहीं, इमेजनरी नहीं है, नहीं प्लस माइनस और इमेजनरी नहीं। देखो पॉइंट क्या है समझने का कि हमने p के जो कोऑर्डिनेट माने थे h, k, मान लो q के भी मानते तुम h, k, तब भी तुम करते तो वही जो प्रोसेस यहाँ पे करिए, इसको भी वही सेटिस्फाई करता। तो उसने हमें ये भी सॉल्यूशन में दे दिया और ये भी सॉल्यूशन में दे दिया, दोनों निकाल के दे दिया, क्वाड्रेटिक बनी। तो आए समझ में? अच्छा, एक इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक है, थोड़ा आंसर अलग आएगा। एक गड़बड़ मैंने यहाँ पे करी है, तुम अपने कॉपी में नोटबुक में बनाओ कि इसका होल स्क्वायर करना था, 3/4 का होल स्क्वायर करना था,
बट मैंने नहीं किया वहाँ पे, 3/4 एज इट इज ही लिख दिया, तो इसका भी होल स्क्वायर आएगा यहाँ पर। तो इसको तुम खुद से चेक करके आंसर करेक्ट करना। और इसका सही आंसर बता देता हूँ मैं। सही आंसर इसका -1, -1, ये आएगा पॉइंट P, और पॉइंट Q आएगा 7,5। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find the equation to the straight line. Find the equation to the straight line passing through the point of intersection. The point of intersection of the line of the line 5x minus 6y minus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y plus 5 is equal to 0 and perpendicular to the line 3x minus 5y plus 11 is equal to 0 हाँ, तो देखना इसमें हम लोग को फाइंड करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस और इससे परपेंडिकुलर। तो अगर इन दोनों के पॉइंट पता चल गए, इन दोनों के इंटरसेक्शन से पॉइंट पता चल जाएगा कि किससे गुजर रही है, और स्लोप यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो गुजरेगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन से, वो निकाल लेंगे अभी हम। और स्लोप क्या होगा उसका, इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप है 3/5 है इसका स्लोप। ax प्लस dy में a/b करते हैं और नेगेटिव लगा देते हैं, तो 3/-5 और एक और नेगेटिव। तो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, ax प्लस dy प्लस c इक्वल टू 0। अगर ऐसा दिया हो तो स्लोप क्या होता है, -a/b। तो इसका स्लोप क्या है, 3/5, और इससे परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप क्या होगा, -5/3, क्योंकि प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए स्लोप का, -1। एक अपने पास क्या है, एक है 3/5, तो m2 क्या निकल के आएगा, m2 निकल के आएगा -5/3। तो स्लोप पता चल गया। इंटरसेक्शन पॉइंट्स तो तुम इनको सॉल्व करके निकाल लोगे।
और आंसर आ जाएगा। तो अब बताओ आंसर। तो ये पॉइंट -1, -1 आना चाहिए। तो कितने पॉइंट आएंगे? 2 लाइन एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगी। तो आंसर हो जाएगा इसका y+1 इज इक्वल टू स्लोप दैट इज -5/3 x+1। ये आंसर होगा। इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे आएगा? तो देखो बचपन में हमने क्या थी इक्वेशन ऑफ लाइन 5x + 6y -1 = 0 और 3x + 2y + 5 = 0। बचपन में हमने एक चैप्टर पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो 2-3 मेथड पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उसमें से सबसे बढ़िया होती है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लेंगे यहाँ पे। तो 5x + 6y -1 = 0। दूसरी इक्वेशन 3x + 2y + 5 = 0। तो ऐसे एक के नीचे एक लिख लें। अब कोई कोफिशिएंट मैच कराने हैं, या तो x के या तो y के। तो y के कराना आसान है। क्यों है आसान? क्योंकि इसमें अगर 3 मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6 बन जाएगा। तो इसमें हमने कर दिया 3 मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 9। ये मल्टीप्लाई हो गया 6 और ये 5 3 15। अब इसमें से इसको माइनस कर दिया, ठीक है। इसमें से इसको माइनस कर देते। 9 में से 5 गया 4x, 15 में से 1 जुड़ जाएगा तो 16। तो कुछ गड़बड़ आ रहा है। कुछ यही इक्वेशन थी और इक्वेशन थी। -5x - 6y माइनस ये माइनस था। तो माइनस कर दिया तो कुछ नहीं, ऐड कर देंगे और सिंपल हो गया। ऐड कर दिया तो ये गया 5 और 9 14x। तो 15 में से 1 गया तो +14 = 0। तो x आ गया यहाँ से -1। अब किसी भी एक इक्वेशन में उठा के रख दिया तो y दिया जाएगा, y माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर इसको सॉल्व कर लो।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द पॉइंट, अ रे ऑफ लाइट, a ray of light coming from the point 1 comma 2, a ray of light coming from the point 1 comma 2 is reflected at a point, is reflected at a point, is reflected at a point A on the x-axis, point A on the x-axis, and then passes through the point, and then passes through the point, and then passes through the point 5 comma 3, and then passes through the point 5 comma 3. So find the coordinate of the point A. Find the coordinate of the point A. तो ये एक्स एक्सिस है और एक रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इससे टकरा के इधर से निकल जा रही है, ये एक्स एक्सिस है। और हमें गिवन है कि यहाँ पे आ रही है वो किसी पॉइंट 1,2 से, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है। और किस पॉइंट से जा रही है ये 5,3, ठीक है। और किधर रिफ्लेक्शन का मिरर है, ये एक्स एक्सिस मिरर है। तो एक बात जानते हैं हम, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, तो ये वाला और ये वाला भी बराबर होगा। और हमें जहाँ पर वो टप्पा खा रही है एक्स एक्सिस पर, वो पॉइंट बताना है। तो क्लियरली वो पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होगा कुछ, वाई तो 0 ही होगा। तो हमें कुल मिला के अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा होगा, है ना। तो ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से tan थीटा लिखते हैं इस ट्राइंगल से, तो tan थीटा लिखेंगे उस ट्राइंगल से। ये वाली वैल्यू तो पता है हमें कितनी है, 3। कैसे पता ये 3 है, क्योंकि ये इसका वाई कोऑर्डिनेट 3 है। सिमिलरली ये भी पता है ये कितनी है, ये 2 है ना। वो अकॉर्डिंग टू स्केल नहीं है, लेकिन समझो। और यहाँ से यहाँ ऑरिजिन कहीं पे होगा, तो ऑरिजिन से लेके यहाँ तक वैल्यू कितनी है, ऑरिजिन से लेके यहाँ तक वैल्यू 5 है, लेकिन हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। तो ये कितनी होगी, 5 माइनस अल्फा। ये समझ में आ रहा है क्या। ये 5 माइनस अल्फा कैसे लिख दिया, मान लो सपोज ऑरिजिन यहाँ पे कहीं पे है 0,0, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, 5। क्यों, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट 5 है। हमें कितना चाहिए, हमें ट्राइंगल में यही मार्क करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा है, दिस इज 5 माइनस अल्फा। सिमिलरली ये क्या है, ये 1 है और ये अल्फा है, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी, अल्फा माइनस 1। तो इस ट्राइंगल से tan थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, 3/5 माइनस अल्फा। तो 3/5 माइनस अल्फा। और इस ट्राइंगल से tan थीटा लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस अल्फा, 2/अल्फा माइनस 1।
तो 2 अल्फा माइनस 1 आया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, इसमें तो केवल एक ही वेरिएबल है अल्फा, सॉल्व हो जाएगा। अल्फा इस तरफ गया तो ये आया 3 अल्फा माइनस 3 इक्वल टू 10 माइनस 2 अल्फा। अब ये इस तरफ आया तो 5 अल्फा इक्वल टू 13, अल्फा इक्वल टू 13/5। तो पॉइंट का आंसर हो गया 13/5, 0, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इफ वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इफ वन डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज अलोंग द लाइन, is along the line 8x minus 15y is equal to 0. 8x minus 15y is equal to 0, and one of its vertex is at 1, 2, is at 1, 2. Then find the equation of sides. Then find the equation of sides of the square. Find the equation of sides of the square passing through this vertex. Passing through this vertex. तो एक वर्टेक्स की जो इक्वेशन जो कोऑर्डिनेट्स हैं दैट इज 1, 2, स्क्वायर है एक, और एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स है 1, 2, और डायगोनल की इक्वेशन दी हुई है एक 8x minus 15y इक्वल टू 0। देखना, अगर तुम इसमें कोऑर्डिनेट रखो ये वाले वर्टेक्स के, तो ये क्या आएगा 8 minus 30, तो क्लियरली ये 0 नहीं आ रहा, मतलब ये जो डायगोनल है वो ये वाला नहीं, वो ये वाला है। ये बात समझ में आई? अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा होता वो लाइन, तो इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए थी। ये पॉइंट रखते हैं इसमें, अगर हम सेटिस्फाई कर तभी लाइन वहीं से गुजरनी चाहिए थी। अब नहीं कर रही सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल नहीं, वो ये वाला डायगोनल होगा। तो इसकी इक्वेशन पता चल गया मैं, इसकी इक्वेशन है 8x minus 15y is equal to 0। अच्छा, ट्राइंगल में जो स्क्वायर में जो दूसरा डायगोनल है वो परपेंडिकुलर होता है, तो इसका स्लोप पता चल जाएगा हमें इस वाले डायगोनल का, है ना। तो इस वाले डायगोनल का स्लोप क्या होगा? इस वाले डायगोनल का स्लोप हो जाएगा, इसका है 8/15, तो इसका हो जाएगा -15/8। तो अब हमारे पास इसकी स्लोप पता चल गई और एक पॉइंट भी पता है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी। ये बात समझ नहीं? तो इसकी इक्वेशन आ गई हमारे पास। फिर हमें क्या चाहिए? हमें तो चाहिए इन दोनों की इक्वेशन, एक इसकी और एक इसकी। तो हम 45 डिग्री एंगल पर कितना शिफ्ट हो जाएगा ये निकाल लेंगे स्लोप। ये बात समझ आ रही? और फिर इन दोनों की इक्वेशन लिख देंगे।
प्रोसेस समझ में आई पहले? प्रोसेस 45 क्यों हुआ? क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये आधे आधे में कटेगा। तो ये इक्वेशन तो तुम निकाल लोगे, पक्की बात है, ये इसमें कोई शंका की बात ही नहीं है। रखोगे वहाँ पे स्लोप दिया, पॉइंट दिया, इक्वेशन निकल आएगी। अब ये कैसे करोगे कि इसका और इसका, क्योंकि वो 45 डिग्री पर है, कैसे करोगे? तो देखो, इसका स्लोप मान लेना m1, ठीक, और इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप कितना है वो तो हमें पता ही है। तो स्लोप वाला फॉर्मूला लगा के इन दोनों के बीच में एंगल कितना आना चाहिए? 45। तो यानी कि tan थीटा मस्ट बी इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। m1 हमें पता नहीं, m2 पता है, -15/8। तो इनके बीच में m2, ये m1 निकल के आ जाएगा, m1 निकल के आ गया। फिर 1, 2 सेटिस्फाई करा के इक्वेशन लिख दो उसके। करो ये क्वेश्चन, ट्राई करो खुद से। तो यू हैव टू कंप्लीट दिस। आंसर बता देता हूँ। जो दो साइड्स हैं उनके आंसर्स कुछ इस प्रकार से आएंगे। 23x माइनस 7y माइनस 9 इक्वल टू 0 और 7x प्लस 23y माइनस 53 इक्वल टू 0। ये आंसर है। और स्ट्रेट लाइन का होमवर्क है, एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज में 1 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करना है। कौन सा वाला? कौन सी इक्वेशन निकालेंगे? स्लोप आ गया, पॉइंट दिया हुआ, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1।